जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हाल ही में आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें करीब 28 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले के बाद से लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच में तनाव बने हुए हैं और इस बीच जो है एलओसी पर भी गतिविधियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जो अटारी बॉर्डर है और बाघा बॉर्डर है, दोनों ही बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं और भारत सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है जो कि मीडिया के लिए है और उसमें कहा गया है कि किस तरीके से मीडिया को रिपोर्टिंग करनी चाहिए। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर, हमारे सहयोगी अविनाश जी आपको बताएंगे। हाँ, जो मीडिया एडवाइजरी जारी की गई है, सभी जो इलेक्ट्रिक मीडिया संस्थान हैं और सोशल मीडिया पर जो लोग हैं उन सबको एक तरीके से बताया गया है कि इस समय जो तनाव का माहौल चल रहा है तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। आमतौर पर जब कोई इस तरह की घटना होती है तो बड़ी संख्या में सेना का मूवमेंट होता है और इसीलिए कि भाई सेना का मूवमेंट कैसा चल रहा है, सामने वाले पक्ष को इस चीज़ के बारे में जानकारी ना मिले, तो इन सब चीज़ों के लिए एहतियात बरती जाती है और उसी को लेकर एक एडवाइजरी आई है। एडवाइजरी में अभी ऐसा कुछ नहीं है कि ये युद्ध जल्दी शुरू होने वाला है या इस तरीके के हालात है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। जिस समय के अभी हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें हर चीज़ की संभावना है कि ये संभवतः तो युद्ध कोई नहीं चाहता कि नहीं हो, लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उससे साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है। जी बिल्कुल, कुछ बड़ा होने के जो है संकेत मिलने लगे हैं और ऐसे में जो है सरकार ने एडवाइजरी जारी की है और एडवाइजरी में 8 जो है पॉइंट्स दिए गए हैं और क्या कुछ है एडवाइजरी में मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वो अत्यंत जिम्मेदारी के साथ काम करें और रक्षा व अन्य सुरक्षा से संबंधित अभियानों की रिपोर्टिंग करते समय मौजूदा कानूनों और नियमों का सख्ती से पालन करें। विशेष रूप से रक्षा अभियानों या बलों की गतिविधियों से संबंधित किसी भी प्रकार का रियल टाइम कवरेज, लाइव प्रसारण या सूत्रों पर आधारित जानकारी का प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिए। संवेदनशील जानकारी का समय से पहले खुलासा करने से शत्रुतापूर्ण तत्वों को मदद मिल सकती है और इससे अभियानों की प्रभावशीलता और सुरक्षा बलों के कर्मियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पिछले घटनाक्रमों ने जिम्मेदार रिपोर्टिंग के महत्व को रेखांकित किया है। कारगिल युद्ध, मुंबई हमला यानी कि 26/11 और कंधार अपहरण जैसी घटनाओं के दौरान अनियंत्रित कवरेज का राष्ट्रीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और पर्सनल यूजर राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कानूनी दायित्वों के अलावा यह हमारी सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम अपनी कार्रवाइयों से जारी अभियानों या सुरक्षा बलों की सुरक्षा से समझौता न करें। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पहले ही सभी टीवी चैनलों को केवल टेलीविजन नेटवर्क यानी कि संशोधन नियम 2021 के नियम 6(1)P का पालन करने की सलाह दे चुका है। नियम 6(1)P कहता है कि कोई भी कार्यक्रम केवल सेवा में प्रसारित नहीं किया जाएगा जिसमें किसी भी सुरक्षा बल द्वारा किए जा रहे किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान का लाइव कवरेज शामिल हो। जहां मीडिया कवरेज को केवल सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा समय समय पर ब्रीफिंग तक सीमित रखा जाएगा जब तक कि ऐसा अभियान समाप्त नहीं हो जाता। ऐसा प्रसारण केवल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 का उल्लंघन है और इसके तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। इसलिए सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान और सुरक्षा बलों की गतिविधियों का लाइव कवरेज ना करें। मीडिया कवरेज को सरकार द्वारा नामित अधिकारी द्वारा समय समय पर की गई ब्रीफिंग तक सीमित किया जा सकता है जब तक कि अभियान समाप्त ना हो जाए। सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वो सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग जारी रखे और राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखे। तो ये एडवाइजरी जो है सरकार की तरफ से जारी की गई है जिसमें 8 पॉइंट्स हैं और इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे अविनाश जी? नहीं, जो चीज़ हमने आपसे बोला कि जब भी किस तरीके के टकराव के हालत बनते हैं तो इस तरीके की एडवाइजरी जारी की जाती है और जिस तरीके से पुरानी घटनाओं का जिक्र किया गया है जिसमें मुंबई हमले का मामला है या कारगिल वार है या कंधार का अपहरण कांड है, उन सभी मामलों में जो मीडिया की भूमिका थी उस पर सवाल उठाए गए थे। अब इस एडवाइजरी से क्या ये माना जाए कि क्या जो हम हैं वो एक युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये टकराव के जो हालात बने हुए हैं उसके बाद साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसीलिए जो एडवाइजरी जारी की गई जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि जिस तरीके से कारगिल का मामला हो या मुंबई हमला हो या फिर कंधार अपहरण का मामला हो, तो उसमें ये चीज़ देखी गई थी। इसी के चलते इस तरीके की मीडिया एडवाइजरी अब जारी की जा रही है। जब हमने देखा था कि कारगिल वार जब हुआ था तो उस समय लाइव कवरेज चल रहा था,
लाइव सेना की एक मूवमेंट बताई जा रही थी, तो उससे पाकिस्तान को ये पता चल रहा था कि भारतीय सेना की मूवमेंट किस तरफ चल रही है, तो उससे उन्हें अपनी तैयारी करने का मौका मिल रहा था और उसका नुकसान भारतीय सेना को हुआ भी था। और यही चीज़ मुंबई हमले के समय देखी गई थी। मुंबई हमले का भी लगातार मीडिया कवरेज चला था और बाद में इस चीज़ की पता चला था कि जिस तरीके से होटल ताज में जो लोग थे जिन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी, उन लोगों के पास में जो सैटेलाइट फ़ोन बाद में बरामद किए गए थे, वो पाकिस्तान से अपने हैंडलर्स के संपर्क में थे और वहाँ से वो मीडिया के जरिए जो रिपोर्ट भारतीय मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा था, उसकी पूरी कवरेज को वो अपने उन लोगों तक पहुँचा रहे थे कि कब सेना के कौन से जवान किस तरह मूवमेंट कर रहे हैं, कब NSG के जवान पहुँच रहे हैं। इस तरह की सारी चीज़ें उनको बताई जा रही थी। जाहिर सी बात है कि अगर आपकी मूवमेंट की जानकारी आपके दुश्मन के पास होती है तो आपके नुकसान होने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी तरह जैसे कन्नर अपहरण कांड का मामला था, उस समय भी जो प्रभावित लोग थे उन सभी के घर पर जिस तरीके से मीडिया पहुंच रहा था और उन लोगों से बातचीत लाइव दिखा रहा था, तो जाहिर सी बात है जिस व्यक्ति का कोई व्यक्ति किडनैप हो गया है और अफगानिस्तान में, क्योंकि वो विमान सीधा अफगानिस्तान उतार दिया गया था, तो उन लोगों की तरफ से जो भावनात्मक अपीलें की जा रही थी और भारत सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था, वो एक तरीके से जो किडनैपर्स थे उनकी मदद कर रहा था और वो अपनी शर्तों को उतना ज़्यादा ही कड़ा करते चले जा रहे थे। तो इसी को देखते हुए ये एडवाइजरी जारी की गई है कि अब जो हालात बन रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिस तरीके से 28 बेकसूर लोगों की जान ली गई है, उसके बाद ये तो माना जा रहा है कि भारत की तरफ से कोई बहुत बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा। और ये एक्शन क्या एक बड़ा युद्ध होगा या एक जिस तरीके से पहले सीमित एक ऑपरेशन किया गया था उस तरीके से होगा। लेकिन जिस तरीके के बयान इस समय आ रहे हैं और सरकार की तरफ से और सेना की तरफ से जो तैयारी हो रही है, उससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि पिछले जो एक्शन लिए गए हैं, इस बार का एक्शन उससे बड़ा हो सकता है। और अगर पाकिस्तान की तरफ से पलटवार होता है तो यह बड़ा युद्ध भी एक तरीके से छिड़ सकता है। और इसी को लेकर जो दुनिया में इस समय दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके से इस युद्ध को टाला जाए, लेकिन यह तो तय माना जा रहा है कि भारत की तरफ से एक एक्शन तो जरूर होने वाला है। अविनाश जी, भारतीय सेना की तरफ से जो मूवमेंट देखा जा रहा है, तो उससे क्या ये हम माने कि जो जंग है वो जल्द ही शुरू हो सकती है? देखिए, सेना की तरफ से तो तैयारियां शुरू पे एक तरीके से सेना हमेशा तैयार रहती है, अलर्ट मोड में रहती है, क्योंकि देश की सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसके पास में है। लेकिन जो कुछ पहलगाम में हुआ है उसके बाद से ये सेना की तैयारियां कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई हैं। चाहे नेवी का मामला हो, नेवी ने अपनी तैयारियों के बीच में आपके क्लिप दिखाई दी थी कि किस तरीके से उनकी तैयारियां चल रही हैं, कि ज़रूरत पड़ने पर वो किस तरीके से पाकिस्तान के जो कराची उनका जो बंदरगाह है उसको किस तरीके से वो ब्लॉक करेंगे। और उसी तरीके से वायुसेना की जो तैयारियां चल रही हैं, इस बार जो युद्धाभ्यास चल रहा है पहाड़ी क्षेत्रों में, उसमें इस बार राफेल पहली बार उसमें शामिल होता हुआ दिखाई दिया है कि कश्मीर रीजन में राफेल भी युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा हो। और आप राजस्थान बॉर्डर हुआ या पंजाब बॉर्डर हुआ, वहाँ पर आप देखेंगे सेना की जो टैंक रेजिमेंट है वो भी सक्रिय हो चुकी है। तो जिस तरीके से युद्ध अभ्यास चल रहा है उसके बाद ये तो तय हो चुका है कि सिर्फ सरकार की तरफ से एक परमिशन मिलनी है और सेना की तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और वैसे ये जो तीनों सेनाओं की तरफ से युद्धाभ्यास हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों सेनाएं एक साथ पाकिस्तान पर अटैक करेंगी। सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि भारतीय सेना की तरफ से यदि कोई एक सीमित युद्ध भी छेड़ा जाता है, क्योंकि ये बात तय है कि भारतीय तरफ से सबसे पहला जो टारगेट हिट किया जाएगा वो आतंकियों के कैंपों को हिट किया जाएगा, उनके हेडक्वार्टर को हिट किया जाएगा। और उसके बाद यदि पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब आता है तो उस जवाब को रोकने के लिए और पाकिस्तान को एक तरीके से पलटवार करने के लिए ये सेना की तैयारियां चल रही हैं, ताकि यदि पाकिस्तान की तरफ से यदि जवाब दिया जाता है तो उसको उल्टा पाकिस्तान को ही नुकसान हो, भारत को उसमें ज़्यादा नुकसान ना हो। इसलिए सेना की जो एक तरीके से पूरी तरीके से जो अभ्यास चल रहा है वो यही बता रहा है कि युद्ध की तरफ बढ़ता, मतलब एक तरीके से भारत और पाकिस्तान युद्ध की तरफ तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मामला वही है कि अगर पाकिस्तान बड़ा युद्ध चाहेगा तो फिर ये मान के चलिएगा कि जिस तरीके से 1965 में 1971 में जंग हुई है, उसी तरीके की जंग एक बार फिर हो सकती है। और यदि पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा जवाब नहीं आता है तो फिर यही मान के चलिए जिस तरीके से कारगिल का जो संघर्ष हुआ था, या फिर जिस तरीके से बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक नाम मात्र के लिए उनके विमान भारतीय सीमा में घुसे थे, इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से कोई बहुत बड़ा अगर जवाब नहीं आएगा तो फिर ये मामला भी उसी तरीके से खत्म हो जाएगा जिस तरीके से बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद मामला एक हो गया था कि पाकिस्तान को कहने के लिए हो गया था कि भाई हमने जवाब दिया है। और क्योंकि भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ था और भारत की तरफ से जो टारगेट हिट करने की बात की गई थी सेना ने कहा था कि हमने अपने टारगेट को हिट किया है, और पाकिस्तान
पाकिस्तान की तरफ से बस खाली एक तरीके से जो भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया गया था। तो यदि उस तरीके का होता है तो ये मामला ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, बहुत बड़ा युद्ध नहीं होगा, सीमित ही रह जाएगा, और नहीं तो फिर एक बड़ी जंग के मुहाने पर दोनों देश खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, भारत जो है, भारत सरकार जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में, और जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच जो हालात बने हुए हैं तनावपूर्ण, उससे ये साफ संकेत मिलने लगे हैं कि देश जो है युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जो जंग के हालात है वो ना बने, इसके साथ ही जो देश का हर एक नागरिक है वो सुरक्षित रहे।